आज के इस क्लास में हम लोग बिहार एसएससी के लिए जीएस का प्रैक्टिस करने वाले हैं। प्रैक्टिस करने से ये होता है, अगर आप इससे पहले थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ रखें तो आपको ये फ़ायदा होगा कि चीज़ें कौन सी याद रखनी है, किस तरह का कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो उस तरह का क्वेश्चन का आपको समझ आएगा। जैसे आज देखिएगा जो भी क्वेश्चन लिया गया वो कहीं ना कहीं अलग अलग एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन जो कि आपके जनरल कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो उससे क्या होगा कि आपको कौन सी चीज़ें याद रखनी, क्योंकि जीएस भी बहुत बड़ी है तो आप उसमें जितना पढ़िए कम ही लगेगा। तो इसलिए प्रैक्टिस सेट करने से क्या होगा कि आपको क्वेश्चन का आइडिया आएगा और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो, क्योंकि देखिएगा तो कंपटीशन एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीटेशन होता है उसका, कि वही क्वेश्चन रेलवे में आ गया, उसी फिर बिहार पुलिस में भी देखिएगा तो पूछ रहा है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन का एक पैटर्न होता है, तो आपको सेट प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करने से यही से फ़ायदा होने वाला है। तो ये हमारा छठा सेट है आई थिंक, हाँ ये 6 सेट है। इससे पहले 5 सेट कर लिए हैं और प्रीवियस ईयर भी इससे पहले करवा चुके हैं। तो आई थिंक आप लोग भी कर लिए होंगे, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर पहले ज़रूरी होता है एग्ज़ाम को समझने के लिए। तो अगर वो भी कर लिए हैं तो अच्छी बात है, आप हमारे साथ प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, इससे आपको एग्ज़ाम में ज़रूर बेनिफिट होगा। अगला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता जानते हैं कि ये सिंध क्षेत्र में यानी भारत में पनपी सबसे नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। और इसका जो सर्वप्रथम खोज किया गया था वो दयाराम साहनी द्वारा जो 1921 में किया गया था। तो इसमें बोल रहा है कि वो किस धातु से अवगत नहीं थे। तो वो नगरीय सभ्यता तो थे, लेकिन वहाँ उस समय वो लोग लोहा से अवगत नहीं थे, इस धातु का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। उस समय जो वो लोग थे वो ज़्यादातर कांस्य यानी ताम्र का जो है वो कांस्य धातु का यूज़ होता था उस समय ज़्यादातर। और इसका सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, तो भारत में जो है वो राखीगढ़ी पड़ता है सबसे बड़ा स्थल, और सबसे बड़ा नगर वो मोहनजोदड़ो था। तो जैसा कि अगर सेट हमारे साथ डेली लगाते हैं तो आपको पता होगा कि एक क्वेश्चन पहला जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही लिया जाता है। और एक एंशिएंट में यही सिंधु घाटी सभ्यता इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जैन हो गया, बुद्ध धर्म हो गया, ये दो तीन टॉपिक हैं जिससे कि जनरल क्वेश्चन आता है। तो अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ये आपके गौतम बुद्ध थे। तो सही जवाब होगा इसका गौतम बुद्ध। इसके बारे में और कई सारा चीज़ बता चुके हैं, जैसे कि ये इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसके पिता का नाम शुद्धोधन था जो कि एक शाक्य कुल के थे राजा, और माता का नाम महामाया था। इस तरह से इसका डेली सेट में देखते जा रहे हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सोहन सिंह भाखना का संबंध किस संस्था से। तो सोहन सिंह भाखना जानते होंगे कि ये गदर पार्टी का स्थापना किया था सोहन सिंह भाखना ने ही। कब किया था, तो 1913 में। ये भी कई बार पूछता है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1913 में। किसके द्वारा, तो सोहन सिंह भाखना के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि काकोरी डकैती संयंत्र कब हुआ। तो काकोरी जानते हैं कि ये उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ता है, वहीं पे जो है इसमें मुख्य जैसे राम प्रसाद बिस्मिल थे और 10 लोग थे जो कि अंग्रेज़ों का रेल जो उसको लूट लिया गया था इसी स्थान पे। तो उसी को काकोरी डकैती संयंत्र के नाम से जाना जाता है। तो कब हुई थी, 1925 में ये हुआ था। तो सही जवाब हो जाएगा 1925 में। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग की घटना घटित हुई। तो जलियांवाला बाग की घटना कब घटित हुई थी, तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। और वहाँ लोग किसके विरोध में जमा हुए थे, तो रॉलेट एक्ट तो था ही, लेकिन उसमें जो तत्कालिक कारण था वो क्या था कि सत्यपाल किचलू और सैफुद्दीन किचलू जो थे, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इन्हीं के विरोध में जो है लोग इकट्ठा हुए थे और जनरल डायर ने जो है उन पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। तो ये एक इंडियंस के लिए बहुत बुरा दिन था, और जो कि 1919 में 13 अप्रैल 1919 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवा में हैदर अली को हराया था। तो पोर्टो नोवा का जो युद्ध हुआ, पोर्टो नोवा का युद्ध 1781 में लड़ी गई थी। तो इसमें हैदर अली को किसने हराया था, तो सर आयरकुट जो कि ये ब्रिटिश गवर्नर थे उस समय, उन्होंने ही हैदर अली को हराया था, और इसके बाद इनकी हार हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो जानते हैं कि होम रूल लीग आंदोलन जो 1916 में इंडिया में काफ़ी फैला था। तो उसमें 2 व्यक्ति थे
याद रखिएगा, एक एनी बेसेंट और एक लोकमान्य तिलक थे। तो लोकमान्य तिलक का काफ़ी सीमित दायरा था, जैसे कि वो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में ही वो प्रचार कर रहे थे होम रूल लिख के, और एनी बेसेंट जो थी वो पूरे भारत में थे। तो ये रखना है कि एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, और डेट वही 1916 से लेके 19 तक चला था, 2-3 साल का इसका टाइम पीरियड रहा था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो द विंची द्वारा नहीं बनाया गया। जानते हैं कि ये बहुत बड़ा मतलब फेमस पेंटर लियोनार्डो द विंची, मोनालिसा का पेंटिंग इन्होंने ही बनाया था, लास्ट सपर भी इन्होंने ही बनाया था, और आई थिंक वर्जिन ऑफ रॉक्स ये भी जो है इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। और आपका जो सही आंसर होगा इसमें वो लास्ट जजमेंट, ये इनके द्वारा नहीं बनाया गया, बल्कि ये किसी दूसरे का है ये, क्योंकि लियोनार्डो द विंची का लास्ट सपर, वर्जिन ऑफ रॉक्स और मोनालिसा ये तीनों है, तो इसका सही जवाब होगा लास्ट जजमेंट, क्योंकि ये जो है ना मिशेलिंगीलो के द्वारा बनाया गया, मिशेलिंगीलो के द्वारा जो है लास्ट जजमेंट बनाया गया। तो कुछ फेमस पेंटिंगें हैं जो कि अक्सर एग्जाम में आता है, तो उसका लिस्ट एक बार देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई। तो फ्रांस में पेरिस कम्यून एक मतलब वहाँ जो जैसे अपना भारत में जो है कई सारा आंदोलन हुआ था, वो असहयोग आंदोलन ले लीजिए, चंपारण आंदोलन, उसी तरह जो है एक जो है पेरिस में आंदोलन हुआ था, तो जो कि सर्वहारा वर्ग के द्वारा किया गया था अपनी स्वतंत्रता के लिए। तो ये कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा 1871 में हुई थी, तो सही जवाब होगा 1871। आपके कंपटीशन में वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री, इस सब से भी क्वेश्चन पूछता है, तो ये नहीं सोचिएगा कि ये कहाँ से क्या पूछ दिया। तो ये कंपटीशन है, कंपटीशन में ज़्यादातर एग्जामिनर का यही पर्पस होता है कि कैसे आदमी को छांटा जाए। उसका नॉलेज तो चेक करता है, बट इतनी सौ फॉर्म गिरती है, उन्हें छांटना भी रहता है, तो इसलिए कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको शायद से लगेगा ये कैसा, ये मतलब कैसा सिस्टम है, क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो बेरोजगारों को रोज़गार देना चाहिए, तो ये भी बात सही है कि कहीं ना कहीं बेरोजगार को जो है रोज़गार देने से एक अच्छी लोकतंत्र की स्थापना होगी। सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार नहीं, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ पढ़े लिखे ही लोग वोट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो एक मतलब सीमित दायरा में आ जाएगा चीज़ें, सब लोगों को इनका लाभ नहीं पहुंचेगा। और सुदृढ़ पंचायती राज ये भी होनी चाहिए सुदृढ़, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी बढ़ेगी। अगला ऑप्शन है कि नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होनी चाहिए, ये भी बात सही है कि ईमानदार और उत्तरदायी से ही एक अच्छी व्यवस्था स्थापित हो सकती है। तो ऑप्शन ए 3 और 4 ये सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर इसका होगा। ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का सवाल था, बाकी अच्छे से कर जाओगे। संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था। तो अब इससे पहले वाला सेट किए होंगे तो उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिला था। तो अब जानते हैं कि मूल संविधान में जो था वो 3 शब्द नहीं थी, जो कि बाद में 42वां संविधान 1976, याद रखिएगा कि 42वां संविधान 1976 के थ्रू 3 शब्द जोड़े गए थे हमारे प्रस्ताव में। वो 3 शब्द आपको ये इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान में रखना। पहला तो है समाजवादी, उसके बाद पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान सभा द्वारा। तो बोल रहे हैं कि प्रश्न संविधान की लागू होते समय तो उस समय समाजवादी शब्द नहीं थे, ये बाद में जोड़ा गया था। आपसे यही पूछेगा ये 3 शब्द, या तो पूछेगा इसको 42वां संविधान में कौन सा शब्द जोड़ा गया, या ये पूछेगा कि मूल संविधान में कौन सा शब्द नहीं था, जैसे इसमें पूछा तो ये तीनों शब्द नहीं थी, इसे बाद में जोड़ा गया, तो यही आपको याद रखना था। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताता। तो राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP को भाग किस में रखा गया, भाग 4 में है ये। और मौलिक कर्तव्य किस में है, तो भाग क में, मतलब 4 के क में। याद रखिएगा कि भाग 4 में तो नीति निर्देशक सिद्धांत है, और भाग 4 के क में वो मौलिक कर्तव्य है, और मौलिक अधिकार तो भाग 3 में है, और नागरिकता वो तो भाग 2 में है। तो ये कुछ हैं जिनको कि याद रखना है आपको। अगला सवाल पे चलते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं ताकि आपको बेटर दिखाई दे। अगला क्वेश्चन कि संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में हटा दिया गया। तो जानते हैं कि सभी
संपत्ति का अधिकार जो है ये अब मौलिक अधिकार नहीं रहा बल्कि एक कानूनी अधिकार है। तो इसको कौन से संविधान द्वारा हटाया, संशोधन द्वारा हटाया गया? तो 44वें संशोधन द्वारा जो इसको हटाया गया। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि कौन से संशोधन द्वारा जो है मौलिक अधिकार से इसको कानूनी अधिकार में बदल दिया। कानूनी अधिकार है, याद रखिएगा कि उसको, और पूछता भी है कई बार कि संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है, तो कानूनी अधिकार, और 44वें संशोधन द्वारा जो है इसको किया गया। अगला है कि निम्नलिखित देश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। तो आप लोग को पता होगा कि राष्ट्रपति जो है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति करता है। तो ये भी सही है। महाधिवक्ता राज्यपाल की भी नियुक्ति यही करता है, और महान्यायवादी ये भी, इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। लेकिन महाधिवक्ता का जो है नियुक्ति ये राष्ट्रपति नहीं करता बल्कि राज्यपाल करता है, क्योंकि ये जैसे देखिएगा ना, महान्यायवादी ये तो सेंट्रल लेवल पे हो गया, पार्लियामेंट में होती है, और वही इसी तरह महाधिवक्ता जो ये स्टेट बाय से होती है, तो उसको राज्यपाल नियुक्त करता है। तो इसलिए महाधिवक्ता को राज्यपाल नियुक्त करता है, बाकी सबको राष्ट्रपति। तो ये चीज़ें इसमें पूछी गई थी। अगला है कि निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्मों को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व भेजते हैं। तो इसमें तो आई थिंक सही जवाब जो है इसका हो जाएगा, हाँ ये देखिए, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। क्योंकि बिहार से देखिएगा ना 40 सीटें होती है, और आंध्र प्रदेश से भी 25, और राजस्थान से भी 25। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा जो है इसी से जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। थोड़ा बहुत आपको सीट एक दो बार पढ़ लीजिएगा कौन सा स्टेट से कितनी सीटें आती है, तो उस तरह से। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य था। तो पंचायती राज को सबसे पहले जो 1952 में, 1952 में, आई थिंक आप लोग सही समझ रहे होंगे, 1952 में जो है, 92 में जो है ना इसको कानूनी संवैधानिक दर्जा दिया गया था, लेकिन 52 में जो इसको स्टार्ट किया गया था। तो इसको जो बोल रहा है कि स्टार्ट कहाँ की गई सर्वप्रथम, तो याद रखिएगा राजस्थान के नागौर जिला से इसको जो है सर्वप्रथम वहीं लागू की गई थी, राजस्थान के नागौर जिला में। और याद रखिएगा कि इसको संवैधानिक दर्जा कब मिला था, वो भी अच्छा सवाल है, शायद इससे पहले जो सेट कर रहे थे उसमें सवाल भी था। तो 1992 में, 92 में 73वां संविधान संशोधन द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो अगर हमारे साथ सेट लगाते जा रहे हैं तो आपको कई सारा क्वेश्चन, अब तक इससे पहले 5 सेट कराए हैं तो उसमें भी कई सारा क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं रिलेटेड रहता है, तो आपको दिख जाएगा। किस वर्ष में हिंदी भाषा संघ की राजभाषा के रूप में प्रभाव में आई थी? तो मतलब बोल रहा है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में कब, इसको राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा नहीं है बल्कि राजभाषा है, तो ये कब हुई थी? तो ये 1939 में ही इसको राज्य भाषा का दर्जा दिया गया था। तो ये 1940 में ही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियाँ हैं? तो अब तिरंगा में देखते होंगे ना, बीच में जो ब्लू आकार की, ब्लू कलर की जो होती है, नेवी ब्लू कलर की, तो वो उसमें कितनी तीलियाँ होती है? तो 24 तीलियाँ होती है। याद रखिएगा इसको कि 24 तीलियाँ उसमें होती है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का, एक मिनट, कलर चेंज कर लेगा, आई थिंक नहीं, बेस्ट है वही। आई थिंक पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो जानते हैं कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वो चंद्रमा है, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा चंद्रमा। और कल के सेट में क्या था कि चंद्रमा घूर्णन गति कितने दिनों में पूरा करती है? एक घूर्णन गति कितने दिनों में पूरा करती है? उनका 28 दिन लगता है, 28 दिन है, अप्रॉक्स 28 दिन मान सकते हैं, बाकी 27 दिन कुछ लगता है घंटा, तो 28 दिन मान सकते हैं टोटली। और पृथ्वी कितना देर में घूर्णन गति पूरी करती है? तो वो आपका 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, यानी अप्रॉक्स 24 घंटे में पूरा करती है, और चंद्रमा जो है वो 28 दिनों में पूरा करती है। अगला क्वेश्चन, भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? जानते हैं कि भूमध्य रेखा क्या होती है? जिससे पृथ्वी हमारा गोल है, तो आपको पता होगी कि दो रेखाएं खींची गई पूरे पृथ्वी को, मतलब लोकेशन के लिए, कि किसी चीज़ को बताया जा सकता है, मतलब इसके सापेक्ष में बताया जा सकता है कि ये चीज़ यहाँ लोकेटेड है। तो इसके लिए हमारे पृथ्वी को 2 रेखाओं में जो, 2 काल्पनिक रेखा, याद रखिएगा कि ये कोई गुजरा हुआ नहीं, मैं बचपन में यही समझता था कि जिससे कोई कर्क रेखा बोला तो उधर से कोई रेखा गुजरती होगी, ऐसा कुछ नहीं, काल्पनिक रेखा होती है ये। तो जानते हैं कि पृथ्वी में जैसे 2 रेखा गई है, तो ये जो है ना,
बीच से जो गई है वो विषुवत रेखा है, और बोल रहा है कि इसके समांतर यानी, तो इसको क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। जो बीच से गई है वो तो सबसे बड़ी रेखा हो गई जो कि 0 डिग्री होती है, उसके बाद अक्षांश इसको कहा जाता है, और ये देशांतर रेखा होती है। तो भूमध्य रेखा, ये विषुवत रेखा, ये भूमध्य रेखा बोलिए, और इसके समांतर जो है इसको अक्षांश कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अक्षांश। और जो ऐसे आती है यानी उत्तर से दक्षिण आती है उसको देशांत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जैसे देखिए ये वाला क्वेश्चन आई थिंक 2-3 सेट में आया, तो ये चीज़ें आपको बार बार देखने से याद हो गई होगी। ये तो ईजी है, बाकी और सारे क्वेश्चन जो है बार बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगी। पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है। तो लगभग 71% है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मार सकते हैं 70% है, और 70% है, बट उसमें भी 93% पानी देखिएगा तो वो कहीं ना कहीं समुद्र और ऐसा मतलब सब खारे पानी है। 93%, 97% है ना, आई थिंक 97% है जो कि समुद्र और महासागरों में है। अगला क्वेश्चन है सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस राज्य से गुजरती है। तो ये आई थिंक अगर आप मैप पे मतलब मैप आपके दिमाग में बन रहा होगा, यानी मैप को अगर आप समझते हैं तो आपको पता होगा कि इंडिया का मैप आई थिंक मैं ड्रॉ करने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि इस पे तो हाथ से नहीं होता, बट कापी में मैं ठीक ठाक ड्रॉ कर लेता हूँ। तो समझिएगा कि सिक्किम से जो रेखा जाएगी ना कहीं सिक्किम जो एक मिनट, सिक्किम जो है वो आपका यहाँ पड़ती है, ये वाला स्टेट जो, तो ये जो सामने से रेखा गुजरेगी ना, ये कहीं ना कहीं राजस्थान से भी जाएगी। तो यही चीज़ पूछना चाह रहा है कि इसमें कि सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश वो किस राज्य से गुजरेगी। तो हिमाचल प्रदेश तो ऊपर पड़ जाता है, उत्तराखंड भी देखिएगा ऊपर पड़ जाता है, और हरियाणा भी कहीं ना कहीं नहीं पड़ेगी। मेरे सामने मैप है, मैं देख सकता हूँ, तो हरियाणा भी जो है ना हल्का ऊपर ही आएगा। तो याद रखिएगा कि राजस्थान कहीं ना कहीं जो रेखाएं सिक्किम से गुजरेगी वो राजस्थान से भी गुजरेगी। तो इसमें ये पूछना चाह रहा था। अगला क्वेश्चन है कि नाथुला दर्रा राज्य में स्थित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दर्रा है, नाथुला दर्रा, जो कि सिक्किम में पड़ती है। याद रखिएगा कि चीन के साथ जो व्यापार है वो 80% व्यापार इसी रास्ते से होते हैं, नाथुला दर्रे, तो ये सिक्किम में पड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है। तो गांधी सागर बांध जो है ये आपका चंबल नदी पे बना हुआ, तो चंबल परियोजना का हिस्सा चंबल नदी पे बना हुआ, और किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश में पड़ती है चंबल नदी पे। तो बांध वाला जो सागर बांध मतलब परियोजना वाला जो है वो आप इसका लिस्ट पूरा प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट आई थिंक, भाखड़ा हीराकुंड कट गया क्या, नहीं सही है, हाँ। भाखड़ा हीराकुंड नागार्जुन सागर और उकाई क्रमशः किस पर स्थित है, यानी कौन कौन सी नदी पे स्थित है। तो भाखड़ा कहाँ पड़ती है, भाखड़ा तो आपका सतलुज नदी पे है, भाखड़ा सतलुज नदी पे है, और हीराकुंड किस पे है, तो महानदी पे है, और हीराकुंड महानदी पे, और नागार्जुन कृष्णा नदी पे। तो मिलाते हैं, भाखड़ा का तो सतलुज पहले ही ऑप्शन में आ जाएगा, भाखड़ा सतलुज में आती है, हीराकुंड महानदी पे आती है, और नागार्जुन जो है ये आपका कृष्णा और ताप्ती। तो आपका सही ऑप्शन जो है वो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगर आपको एक भी पता होगा, जैसे भाखड़ा का भी पता था सतलुज, तो आप आंसर टिक कर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो ज़्यादा कॉमर्शियल चीज़ें जो है मतलब जो ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होती है वो किसके माध्यम से होती है। तो आज भी देखिएगा रोडवेज से ही होती है, इंडिया में ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट का जो भी कार्य होता है वो रोडवेज से ही होता है। रेलवे से भारी भरकम चीज़ें ढोई जाती, बट ज़्यादातर जो है वो रोडवेज का ही इस्तेमाल किया जाता है। अगला है कि भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को डैश का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया। तो मतलब केंद्र, इसमें पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने 2018 को किसका राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। तो मोटे अनाजों का राष्ट्रीय वर्ष जो है घोषित किया था 2018 को। तो ये सही जवाब हो जाएगा मोटे अनाजों का। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के जनक। तो हरित क्रांति के जनक कल वाला क्लास में होंगे तो बताएं, कल की क्लास में अगर आप थे तो बताएं कि उसमें एम स्वामीनाथन, लेकिन वो भारत के थे। भारत में जो हरित क्रांति हुई थी उसके जनक
एस स्वामीनाथन है। लेकिन ये हरित क्रांति मतलब वर्ल्ड में सबसे पहले किसने लाया था, वो नॉर्मन बोरलॉग था। तो ये सही जवाब होगा इसका। कई बच्चे बाय मिस्टेक कर सकते थे कि एम एस स्वामीनाथन लगा देते, लेकिन ये भारत के थे, याद रखिएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक वो एम एस स्वामीनाथन थे, लेकिन वर्ल्ड में जो पहली बार लाया वो नॉर्मन बोरलॉग। तो ध्यान रखिएगा, भारत नहीं लगा हुआ होगा तो आपका ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात का कौन सा शहर सर्वोच्च, एक मिनट यार, ये कभी कभी हो जाती है गड़बड़। गुजरात का कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला, तो गुजरात का जो सर्वोच्च आबादी वाला अहमदाबाद है। आपको इसका नाम भी आप अक्सर सुने होंगे कि अहमदाबाद सबसे आबादी वाली है। अगला क्वेश्चन है कि यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है तो सामान्य कीमत से अधिक है। एक मिनट में क्वेश्चन से सही से पढ़ता हूँ। यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो सामान्य कीमत से अधिक है, तो यानी बोल रही है कि कोई चीज़ 10 रुपया बिक रही है, लेकिन सरकार उसको मतलब निर्धारित कर दिया कि ये सामान 12 रुपया ही बिकनी चाहिए, 12 से नीचे नहीं। तो क्या होगा, आदमी जो कल तक 10 रुपये में खरीद रहा है तो वो खरीदना कम कर देगा। तो इसमें यही होगी कि मांग की एक मिनट, मांग की मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी। हाँ, तो मांग की मात्रा जो है वो पूर्ति की मात्रा से कम होगी, क्योंकि जो चीज़ें कल 10 रुपये मिल रही थी उसको बढ़ा के सरकार जो है ये बोल रहा है ना, कीमत से अधिक, सामान्य कीमत से अधिक निर्धारित कर दिया। तो आदमी मतलब चीज़ें की मांग कम हो जाएगी और मात्रा बढ़ी मतलब मांग की मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम हो जाएगी, यानी जितना वो मार्केट में है उससे कम बिकेगा। तो मांग की मात्रा जो है वो पूर्ति की मात्रा से कम हो जाएगी। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अल्पाधिकार में होते हैं, तो अल्पाधिकार में जो होते हैं ना उसमें 2 विक्रेता होते हैं। जैसे आप लोग एक विक्रेता में क्या होता है, एकाधिकार होता है, उसी तरह अल्पाधिकार में जो है ना वो 2 विक्रेता होते हैं। जैसे अभी आप टेक सेक्टर में देख सकते हैं कि जैसे अभी गूगल है, गूगल के साथ थोड़ा बहुत टक्कर में तो नहीं कह सकते बट थोड़ा बहुत माइक्रोसॉफ्ट है। तो कोई नहीं कहूँ वो 2 विक्रेता अल्पाधिकारी हो जाएगा। सॉरी, क्या ऑप्शन में लगा दिया, ये 2 विक्रेता होगा। अल्पाधिकारी में जो 2 विक्रेता होता है, जैसे एकाधिकारी में 1 विक्रेता। तो अगला क्वेश्चन है कि 1930 में सीवी रमन ने डैश के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। तो जानते हैं कि ये भौतिक शास्त्री थे और इन्होंने कौन सा प्रकाश का प्रकीर्णन का जो सिद्धांत है वो इन्हीं के द्वारा दिया गया है। तो सीवी रमन जो क्या थे, तो एक फिजिशियन थे। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी संकलन विष्णु प्रभाकर जी की नहीं है। तो रचना पूछ रहा है, तो इंसान भी ये विष्णु प्रभाकर की है, और वह क्या दोषी था ये भी उसी की है। प्रकाश और परछाई ये भी विष्णु प्रभाकर की है। बादलों के पार ये विष्णु प्रभाकर की नहीं है, बल्कि ये राम कुमार वर्मा, ये भी हिंदी का एक फेमस कवि है। तो राम कुमार वर्मा की ये बादलों के पार ये राम कुमार वर्मा की रचना है। तो इसमें पूछ रहा है विष्णु प्रभाकर जी की नहीं है, तो ये सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये राम प्रभाकर वर्मा की है। अगला है कि भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस इस दिन को मनाया जाता है। तो जानते हैं कि भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो ये 26 नवंबर को जो है मनाया जाता है राष्ट्रीय दूध दिवस। और इस दिन क्यों मनाया जाता है, तो याद रखिएगा कि जानते होंगे कि भारत में श्वेत क्रांति हुई थी। तो श्वेत क्रांति के जो जनक थे ना वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे, और उसका जन्मदिन इसी डेट को पड़ता है, यानी 26 नवंबर को ही उनका जन्मदिन पड़ता है। तो उसी के याद में जो है 2014 से ये दूध दिवस मनाना शुरू हो गया। तो दूध के उत्पादन में कौन सा क्रांति सहयोग किया, तो श्वेत क्रांति लाई गई थी, उसके लिए दूध के उत्पादन में वृद्धि के लिए। अगला क्वेश्चन है कि ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य। तो ओडिशा का जो प्राचीन लोक नृत्य, तो घुमरा जो है ये ओडिशा का ही एक प्राचीन लोक नृत्य है। तो सही जवाब होगा घुमरा। अगला क्वेश्चन है फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं। तो फूलों के संवर्धन को विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा फ्लोरिकल्चर। अगला क्वेश्चन है कि कोशिकीय पूर्ण सशक्तता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक थे। तो कोशिकीय पूर्ण सशक्तता का जो अवधारणा है ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये याद रखिएगा आप लोग कि गेटविल हेवरलैंड, इसका पूरा नाम जो था ना वो गोटविल हेवरलैंड था। तो आप सिंपल याद रखिए हेवरलैंड ने दिया था इस अवधारणा को। अगला क्वेश्चन है कि दांतों के उचित निर्माण के लिए आवश्यक है। तो जानते हैं कि दांतों जो एक कठोर, मतलब एक तरह से कठोर है ना काफ़ी,
तो इसके उचित उत्पाद निर्माण के लिए क्या आवश्यक है, तो इसके लिए हमारे शरीर में आयरन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये कठोर चीज़ें हैं और कठोर चीज़ों के बनने के लिए आयरन की आवश्यकता हो सकती है। तो दांतों का उचित निर्माण के लिए हमें और प्रोटीन की भी ज़रूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आयरन, बट आयरन और प्रोटीन मान सकते हैं। और नेक्स्ट है, इधर देखते हैं, हमारे शरीर में पित्त रस कहाँ पैदा होता है। तो कल वाला सेट में भी था, तो ये क्वेश्चन आई थिंक आप लोग के लिए छोड़ दिया जाए क्या, ये आंसर देखते चले जाते हैं, कोई नहीं, आप अगर कल के सेट में होंगे तो ये आंसर कर पा रहे होंगे। तो ये कहाँ होती है, यकृत। पित्त रस जो है वो पित्ताशय में जमा होता है, लेकिन वो निकलती कहाँ से, तो यकृत। यकृत को क्या आप लीवर भी कहते हैं, जिगर भी कहा जाता है, कल के ऑप्शन में जिगर था, तो सही जवाब होगा यकृत या लीवर या जिगर, कुछ भी बोलिए, तीनों चीज़ें एक ही है, तो वहीं से निकलती है और पित्ताशय में जमा होती है। अगला क्वेश्चन है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होती है, जो कि क्या होती है, क्षारीय होती है, क्योंकि 7 से कम तो आपका अम्लीय हो गया, थोड़ा सा क्षारीय होता है, बाकी 7 से ऊपर जो वो आपका क्षारीय होता है। तो सामान्यतः इसका जो 7.4 पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन है कि हड्डी एक उदाहरण है। तो हड्डी क्या है, तो एक हड्डी जो है एक संयोजी ऊतक है, यानी जोड़ने वाली ऊतक है, और शरीर को मतलब एक सही शेप प्रदान करती है, तो ये संयोजी ऊतक का है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, एक मिनट यार, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है ये आपके आई थिंक प्रीवियस ईयर जो 17 टर्म पेपर हुई थी ना, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो इसका सिद्धांत किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था, तो सही जवाब हुआ चार्ल्स डार्विन ने। अगला क्वेश्चन है कि परावैंगनी विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से डैश होता है। तो कल के सेट में ओजोन परत के बारे में पूछा था, और आज ये पूछ रहा है कि ओजोन परत किससे बचाती है। तो परावैंगनी किरण जो है ना, परावैंगनी किरण को इससे जो है एक मिनट यार, तो परावैंगनी किरण जो इससे कौन बचाती है, तो ओजोन परत जो है परावैंगनी किरण से बचाती है, और इससे क्या नुकसान होता है कि स्किन कैंसर हो सकती है। परावैंगनी किरण अगर हमारे पृथ्वी पर डायरेक्ट आने लगे तो उस पर स्किन कैंसर हो सकती है, इसलिए हमारे लिए जो है ओजोन परत काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस विकिरण से बचाने के लिए। और इसका चयन के लिए कौन सा जिम्मेदार, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, इस तरह की गैसेज हो, इनका धीरे धीरे इनको कम करते जा रही है। ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। तो ब्रायोफाइटा जो कहाँ पाया जाता है, तो ये ज़्यादातर जो नमीय जगह जो होता है, नमीय या छायादार, तो उस जगह पे पाई जाती है, तो नम और छायादार आवासों में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो जानते हो कि सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज सब कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन ग्लाइसिन जो है ना ये एक प्रोटीन है। ग्लाइसिन क्या है, तो प्रोटीन है, तो इसका सही जवाब होगा ग्लाइसिन। अगला क्वेश्चन है कि हरित गृह प्रवाह किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है। तो हरित गृह यानी ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बोल रहा है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, तो सही जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि एम्पियर किसकी इकाई है। तो एम्पियर किसकी इकाई है, तो विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर। एक मिनट, विद्युत धारा की एम्पियर होती है, और प्रतिरोध जिसको कि रेसिस्टेंट बोलते हैं उसका क्या होता है, ओम होता है, इस तरह का सिंबल, ये प्रतिरोध का हो गया, और विद्युत धारा का जो वो आपका एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन है कि आवर्तकाल का सूत्र क्या है। तो आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग को पता होगा, 2π√L/G होता है, तो ए ऑप्शन जो इसका सही हो जाएगा, आवर्तकाल का फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन है, कि एक लड़के, एक मिनट हम लोग 50 पे आ गए, एक लड़के द्वारा एक वस्तु को ऊपर की दिशा में 1 मीटर दूर तक उठाए जाने पर लड़के द्वारा किया गया कार्य होगा। यानी बोल रहा है कि कोई वस्तु है उसको ऊपर की ओर 1 मीटर उछाला, तो उसका कार्य क्या होगा। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन होता है। तो बल कितना लगाया है, ग्रेविटी के अगेंस्ट लगाए, तो मानिए 1 केजी के लिए बल लगाए, तो कितना हो जाएगा, ग्रेविटी का अगेंस्ट लगाएं तो ग्रेविटी 9.8 और 1 मीटर, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा 9.1 जूल, जो इसका सही जवाब होगा, क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। अगला क्वेश्चन है कि एक मिनट, हाँ, अगला क्वेश्चन, स्प्रिंग में संग्रहित लोचदार स्थितिज ऊर्जा क्या है जहाँ बल नियतांक क्या है। तो
अब बोल रहा कि लोचा स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा होती क्या है कि किसी वस्तु में उसकी अवस्था के कारण जो उत्पन्न होती है ना, उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे स्प्रिंग वाला देख लीजिए, तो उसके खिंचाव या संपीड़न से जो है ना, जो उसमें परिवर्तन आएगी उसी को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो उसका फॉर्मूला पूछ रहा है, तो उसके बराबर उसका क्या होता है, तो हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, जहाँ की के आपका दिया हुआ है बल नियतांक है, और एक्स क्या होती है, तो जो लंबाई में परिवर्तन आई ना, जैसे स्प्रिंग फैला या संपीड़न हुआ, तो उसकी जो लंबाई में परिवर्तन आई ना, वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और के जो आपका दिया हुआ है बल नियतांक, तो ये फॉर्मूला होती है। तो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1 मिनट आपका हो जाएगा ये सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 52 नंबर, एक अस्थायी चुंबक के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु निम्न है। तो अस्थायी चुंबक के निर्माण में जानते हैं कि दो तीन धातु, 1 मिनट, 2-3 धातुओं का जो है मिक्सचर होता है। तो उसमें क्या क्या आता है, स्टील, निकेल, कोबाल्ट, यही सब तीनों का मिक्सचर होता है। तो उसमें ज़्यादातर यूज़ स्टील की होती है। तो सही जवाब हो जाएगा कि एक अस्थायी चुंबक में जो स्टील का प्रयोग होता है। और अस्थायी में नरम लोहे, जिसको कि मृदु लोहा भी आई थिंक इसे बोलते होंगे, क्या पता नहीं, देख लीजिएगा। बट हाँ, ये अस्थायी के लिए होती है, बट अस्थायी के लिए जो स्टील और निकेल, कोबाल्ट, ये तीनों आ जाती है। अगला क्वेश्चन है कि किस कारण से वर्षा की बूंदें गोलीय आकार की होती है। तो इसका क्या रीज़न है, तो वो पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन होती है ना, उसकी वजह से जो है उसका आकार गोलीय होती है। जब वो धीरे धीरे कम करने लगता है अपना सरफेस टेंशन, और फिर जाके गिरती है। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा के बढ़ने से क्या होगा। तो ऊष्मा के बढ़ने से ताप क्या होगा, बढ़ेगा। तो सही जवाब हो जाएगा ऊष्मा के बढ़ने से तब बढ़ता है। टोटल जो है अब प्रत्येक सेट में जो 80 से 85 क्वेश्चन रह रहे हैं, का प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। बाकी आपके एग्ज़ाम में जो है वो तो 70-75 आने वाला है। अगला क्वेश्चन कि वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब किस में बनती है, तो समतल दर्पण में तो नहीं, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस। तो अवतल दर्पण में देखिएगा ना, तो वास्तविक और आभासी दोनों बनती है, लेकिन अवतल दर्पण में वास्तविक बनती है। तो आपको वास्तविक चुनना था, तो अवतल दर्पण। और अवतल लेंस में देखिएगा तो वास्तविक नहीं बनती है, बल्कि उत्तल लेंस में बनती है। उत्तल लेंस में वास्तविक और अभिसारी दोनों बनती है, और उत्तल दर्पण में भी नहीं बनती है। तो एकमात्र अवतल दर्पण ही है जिसमें कि वास्तविक प्रतिबिंब बनती है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। बाकी एक उत्तल लेंस में भी बनती है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति कहलाती है। तो जानते होंगे कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए जनरेटर का यूज़ होता है। आज भी देखिएगा तो टेंट वगैरह ब्याह शादी में इसी जनरेटर का यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दूध तथा दूध उत्पादनों के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है। तो दूध उत्पादन या दूध उत्पादों के परीक्षण में जो है ना, वो आपका पश्चुरीकरण का प्रयोग किया जाता है। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि दूध को मतलब पहले गर्म करता है, फिर अचानक ठंडा कर देता है। उससे क्या होता है ना कि उसमें जो बैक्टीरिया होती है, सोचिपानो उन्हें ख़राब करने वाली होती है, वो मर जाती है। तो वो लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर पाती है, और दूध खराब जल्दी नहीं होती है। तो ये पश्चुरीकरण का ही प्रोसेस होता है। तो उसमें वही ठंडा करके अचानक गर्म करके अचानक ठंडा कर देना है। अगला क्वेश्चन है कि द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। द्रवों का घनत्व नापने के लिए, उसके डेंसिटी को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि एमिनोमीटर का क्या प्रयोग होता है, तो एनीमोमीटर का वायु का वेग मापने के लिए होता है। एनीमोमीटर का जो है वो वायु का वेग मापने के लिए होता है। और फिर जाके बैरोमीटर दबाव मापने के लिए होता है। प्रेशर मापने के लिए जो बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है। और द्रवों का घनत्व वो हाइड्रोमीटर से नापा जाता है। अगला सवाल है कि परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, ये किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया। तो ये सिद्धांत जो है वो आपका बोहर, इसका फुल नाम क्या था, तो हेनरिक और डेविड बोहर याद रख सकते हैं। इसे आपके ऑप्शन में बोहर ही आएगा। तो ये बोहर द्वारा दिया गया है कि केंद्रक के चारों इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा को घूमता है। तो ये बोहर द्वारा दिया गया सिद्धांत था। अगला क्वेश्चन प्रथम इन्होंने ही दिया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी हास्य गैस लाफिंग गैस के रूप में जानी जाती है। तो लाफिंग गैस क्या होती है, तो नाइट्रस ऑक्साइड को जो ही और लाफिंग गैस कहा जाता है, यानी
NO2 को जो है NO2 को लाफिंग गैस यानी नाइट्रस ऑक्साइड को जो है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होती है ना, ये आपका उदासीन ऑक्साइड, उभयधर्मी एल्युमिनियम ऑक्साइड, अच्छा तो ये उभयधर्मी होती है। उभयधर्मी क्या होती है कि मतलब ये अम्ल और क्षारीय दोनों के साथ जो है ना समान प्रक्रिया करती है, मतलब प्रतिक्रिया करती है, एक जैसा ही दोनों के साथ रिएक्शन होता है, तो उसे उभयचर्बी कहते हैं। और एल्युमिनियम ऑक्साइड कुछ इसी प्रकार होता है, उभयचर्बी ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीकरण क्या है। तो जैसे जानते हैं ऑक्सीकरण पूछ रहा है ना, तो 62 पोटेशियम का ऑक्सीकरण तो +1 होता है, और ऑक्सीजन का तो -2, और मैग्नीशियम का क्या, मैग्नीज का क्या होता है तो 7 होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैग्नीज का क्या होता है ऑक्सीकरण, तो वो 7 होता है ऑक्सीडेशन। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम। तो सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या होता है। तो धोने वाले जो सोडा जानते होंगे ना, ये कपड़ा धोने के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए कपड़ा या हाँ इसी तरह का धोने के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसलिए धोवन सोडा या धोबिया सोडा ऐसे कुछ बोलते हैं इसको। तो धोने का सोडा का नाम जो है वो सोडियम कार्बोनेट है। और नीला थोथा क्या कहा जाता है। तो नीला थोथा को आप कॉपर सल्फेट भी कहा जाता है, याद रखिएगा कि नीला थोथा का जो कॉपर सल्फेट कहते हैं। और एक आपका कॉस्टिक सोडा को क्या कहते हैं, वो आपका सोडियम क्लोराइड कहते हैं। कॉस्टिक सोडा को सोडियम क्लोराइड, और नीला थोथा को जो है वो कॉपर सल्फेट, और फिर धोने का सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। और खाने वाला जो सोडा होता है ना उसको बाइकार्बोनेट, इसमें बाई लगा दीजिए तो बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रबर स्टील से अधिक लचीला होता है क्योंकि। तो रबर स्टील से अधिक लचीला होता है, ये तो जानते हैं। ये किस वजह से होता है, तो ये प्रतिबल का जो विकृति से अनुपात अधिक होता है। प्रतिबल का जो है ना विकृति से अनुपात अधिक होने की वजह से जो ये होता है। तो इसका ये सवाल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है। रजत दर्पण जो आप लोग मिरर यूज़ करते हैं ना फेस देखने के लिए, तो एक साइड से दिखता है एक साइड से नहीं दिखता, परावर्तन मतलब वो रिफ्लेक्ट होने के लिए एक साइड से जो चांदी का लेयर लगाया जाता है, मतलब जो लगाया जाता है। तो वो बोल रहा है कि ग्लूकोज के साथ गर्म करने पे, तो ग्लूकोज के साथ जो है ना टॉलेन अभिकर्मक को गर्म करने पे ये रजत दर्पण बनाया जाता है, ग्लूकोज को टॉलेन अभिकर्मक से अभिक्रिया करा के। तो अगला सवाल है कि सिस्टीन एक अणु है जिसमें डैश के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो याद रखिएगा सिस्टीन, इसको क्या कहते हैं, फुलरीन इसका नाम होता है, और फुलरीन होता है सिस्टीन। और इसको ये जो फुटबॉल के शेप का होता है, तो उसमें पूछ रहा है कि फलक और तो इसमें पंचकोण जो है ना, पंचभुज के ये पंचकोण के ये वो 12 पंचकोण और 20 षष्ठभुज होता है। 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज होता है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी का बस पूछेगा, ऐसा नहीं कि सबका से। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो मतलब जैसे इसका से पूछ देगा, ये आप शायद प्रीवियस ईयर में भी आपका पूछा है या पिछले प्राइवेट सेट में भी देख चुके हैं इसको। 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज होता है। अगला क्वेश्चन कि अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ। तो अली गौहर कौन थे, तो ये जो थे अली गौहर, ये आपका शाह आलम द्वितीय का ही नाम दूसरा था। जो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे उससे ही का नाम अली गौहर था। ये नाम कम प्रचलित था, बट अली गौहर उन्हीं का नाम था। तो उनका जो बिहार अभियान समाप्त हुआ वो 1959 में समाप्त हुआ था। तो सही जवाब होगा 1759 में। अली गौहर याद रखिए, वही शाह आलम द्वितीय का नाम है। अगला सवाल देखते हैं। आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है, बाद में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बाकी आप लोग को जिसका भी आंसर जान रहे होंगे वो साथ साथ करते जाइए। थोड़ी बहुत साइंस के क्वेश्चन में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो साइंस कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल होती है, और आप अगर थ्योरी पढ़ के आएँ तो नॉर्मली है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो जानते हैं कि बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिम चंपारण में पड़ती है। तो याद रखिएगा उसका नाम वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, और पश्चिम चंपारण में पड़ती है, जो कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है कि 1 मिनट, अब मैं वॉइस चेक कर लेता हूँ यार।
क्योंकि कई बार क्या होती है ना कि रिकॉर्डिंग करते वक्त वॉइस नहीं आ पाती है, क्योंकि लाइव तो करा नहीं रहे हैं जो आप लोग बता भी सकते हैं, तो कई बार पूरे मेहनत में पानी चढ़ जाती है, बट कोई नहीं आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन है कि अहमदनगर ज़िले का नाम योद्धा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा। अहमदनगर किस राज्य की ज़िला है? तो अहमदनगर, याद रखिएगा कि इसको अहमदाबाद समझ के गुजरात नहीं मार दीजिएगा, ये अहमदनगर है। तो अहमदनगर जो है ना, ये महाराष्ट्र में पड़ती है। और अभी जो सरकार बनी है, कौन, एकनाथ शिंदे है ना, उन्होंने ही घोषणा किया है कि अहमदनगर का नाम जो है ना, ये अहिल्याबाई होलकर के नाम पे रखा जाएगा। और एक और का नाम बदलने का उन्होंने किया है, जो कि आपके शायद प्रीवियस ईयर में था या पिछले प्रैक्टिस ईयर में था, कि बांद्रा सरबोसा सी लिंक पुल है, बांद्रा सरबोसा सी लिंक पुल, उसका नाम बदल के वीर सावरकर सेतु करेगा। वीर सावरकर जो क्रांतिकारी थे उसके नाम पे करेगा, तो याद रखिएगा। और ये क्या बोलते हैं यार इसको, अहिल्याबाई होलकर जो थे ये इंदौर साम्राज्य की थे, एक प्रसिद्ध शासिका थी, वो महाराष्ट्र के है, तो उसी के नाम पे करने जा रहा है। तो याद रखिएगा कि ये दो जगह महाराष्ट्र में ही पड़ती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता था? तो पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का जो वो भारत ने ही जीता था। और किसको हरा के जीता? तो ये पाकिस्तान को हरा के जीता है 2023 वाला, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली की राजधानी, तो दादर और नगर हवेली की राजधानी कहाँ पड़ती है? तो सिलवासा, सही जवाब हो जाएगा सिलवासा। अगला क्वेश्चन कि पटका किस देश की मुद्रा? तो करेंसी वाली जो है ना, करेंसी और कैपिटल, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये चार्ट लिस्ट आप कर लेना अच्छे से, क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन है और आपका सवाल जो है इससे बराबर था आपके प्रीवियस ईयर में भी। तो पटका किस देश की मुद्रा है? तो ये आपका मकाऊ जो ऑप्शन ए है, ये आप मकाऊ की मुद्रा है, मकाऊ की। ये मकाऊ कहाँ पड़ती है? तो चीन के दक्षिणी तट पे है, चीन के ही मतलब सटा हुआ दक्षिणी तट पे, तो उसी की जो है मकाऊ की मुद्रा क्या है? पटका, तो याद रखनी है। इनमें से कौन सी, एक मिनट यार क्या हो गया, इनमें से कौन सी ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा है? तो ग्लोब पे सबसे लंबी अक्षांश रेखा, आई थिंक पीछे भी यही पूछा गया था क्या? हाँ, तो ग्लोब पे भी जो सबसे लंबी रेखा मतलब सबसे लंबी अक्षांश है, वो आपका जो बीच से गई हुई है ना, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा 0 डिग्री, यही सबसे लंबी अक्षांश है। तो सबसे लंबी अक्षांश वो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है। निम्नलिखित में से कौन सा ही मगध साम्राज्य की राजधानी थी? तो मगध साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो राजगीर थी, तो इसका सही जवाब होगा राजगीर। अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो आप लोग जानते होंगे कि उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट की जो मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति द्वारा। याद रखिएगा, नियुक्ति सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये ऐसा नहीं है कि वो अपने मन से कर देगा, इसके लिए कमेटी होती है जिसमें कि और भी सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन 2 स्थानों को जोड़ती है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है ना, ये आपका प्रयागराज और हल्दिया को जोड़ती है, तो बस याद रख लीजिएगा प्रयागराज और हल्दिया को जो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जोड़ती है। और भी नेशनल हाईवे 1, 2 जो फेमस 2-4 थी हैं, वो आपको देख लेना है। अगला क्वेश्चन कि वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? तो याद रखिएगा कि सिक्किम जो कि इंडिया का ऐसे पोर्शन निकला हुआ है, तो ये एकमात्र किससे जुड़ी हुई है? तो पश्चिम बंगाल से। पश्चिम देखिएगा मैप में, तो पश्चिम बंगाल के जस्ट ऊपर है, तो सिर्फ एक ही राज्य पश्चिम बंगाल से ही जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा गांधी सागर बांध बना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो नर्मदा नदी पे जो मध्य प्रदेश में बनी हुई है, तो इंदिरा गांधी सागर बांध किस पे बनी हुई है? तो ये नर्मदा नदी पे जो कि मध्य प्रदेश में पड़ती है। अगला क्वेश्चन कि पुडुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है?
तो पुडुचेरी का जो लोक नृत्य है वो कौन सी है, तो ये गराडी लोक नृत्य जो है ये पुडुचेरी की एक फेमस लोक नृत्य है। तो ये गराडी जो है वो पुडुचेरी की है। इसमें अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो आप लोग जानते होंगे पहले स्थान पे यूपी आती है और दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे जो है बिहार आती है। तो सही जवाब होगा बिहार। अगला क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय जो है ये आपका एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा है। तो ये इसका जो मुख्यालय देखिएगा वो आपका पड़ता है ट्यूरिन, इटली में। ये इटली में एक शहर है मतलब ट्यूरिन। ये इंटरनेशनल संगठन है। तो यूनाइटेड नेशन सिस्टम का जो है वो ट्यूरिन, इटली में पड़ती है। याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था का जो मुख्यालय और स्थापना दिवस ये दो चीज़ आपको रख कर लेने हैं अच्छे। जो भी 10-15 का लिस्ट होगा आपको वो थ्योरेटिकल क्लास से आप कर लीजिएगा या कमेंट सेक्शन कीजिएगा तो मैं करवा दूंगा, वो कोई इशू नहीं, बट उसको कर लेना है। वो अच्छा आपके कंपटीशन के लिए क्वेश्चन आने की संभावना रहती है वहाँ से अक्सर। पाकिस्तान की मांग देश में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई। पता होगा कि पाकिस्तान की मांग जो है सर्वप्रथम लाहौर अधिवेशन, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अपनाई गई थी, जिसका कि अध्यक्ष कौन थे मांग करने वाले, तो मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो कब हुई थी, तो 1940 में हुई थी लाहौर अधिवेशन। उसी में ये पहली बार जो है ये अधिवेशन मतलब पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया था मुस्लिम लीगों ने, मतलब ऑफिशियली ऐसे तो चल रहा था काफ़ी दिनों से। बट अगला क्वेश्चन है कि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान जो है ना ये आपका पड़ता है मिज़ोरम में। मुरलेन और मिज़ोरम एक जैसा ही है ना, तो याद रखना आसान हो जाएगा, मुरलेन और मिज़ोरम MM। अगला क्वेश्चन, डैश पृथ्वी का निकटतम तारा है। तो याद रखिएगा पृथ्वी का निकटतम तारा वही होती है जो जिसके पास मतलब खुद की लाइट हो। बाकी सब क्या होती है, ग्रह होती है, उपग्रह होती है, लेकिन तारा वही होती है जिसके पास खुद का लाइट हो, जैसे सूर्य हो गया। तो सबसे नज़दीक निकटतम तारा भी जो है वो सूर्य है। याद रखिएगा सबसे निकटतम जो वो सूर्य है। ये दूसरा सितारा है, सितारा एक वो भी तारा है, उसके पास भी लाइट हो, लेकिन वो दूर पड़ती है, दूसरे नंबर पे आती है, जो कि 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। तो सबसे नज़दीक वाला जो है वो आपसे यही पूछेगा तो सन मान लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि आई थिंक आज का लास्ट का क्वेश्चन है। बाकी का जो आगे है वो मैथ रीजनिंग है, जो कि कभी फिर बाद में करेंगे, बट अभी हम लोग खाली GS का देखते हुए जा रहे हैं। तो 85 क्वेश्चन का हम लोग डेली कर रहे हैं। याद रखिएगा कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। और इसी तरह से कई सारा सेट, अभी तो कई सारे सेट आना बाकी है, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और कितनी 40-50 मिनट की होती है, आप 40-50 मिनट में 85 क्वेश्चन कर लेते हैं और थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी देखते जाते हैं, तो ये अच्छी बात है। हिमालयन ये ईव किस राज्य में पाई जाती है। तो हिमालयन ईव जो ये किस राज्य में पाई जाती है, तो ये आपका हिमालयन ईव एक औषधि है, मतलब औषधि है, यानी क्या बोलेंगे, औषधि, हाँ औषधि पौधा है ये। तो ये हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में भी पाया जाता है, तो सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। पहाड़ी इलाका जो है अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में मिलता है। हिमालयन ईव औषधि के रूप में यूज़ होता है। तो ये रहा आज का 85 क्वेश्चन। क्लास कैसा लगा आप लास्ट में फीडबैक दे सकते हैं, और जो भी दिक्कतें होगी, क्योंकि लाइव तो चलना ही रही है, रिकॉर्डेड है, जो भी समस्या होगी आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी मिलते हैं आगे की क्लास में। तो इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए, और मैथ रीजनिंग पे भी थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा नहीं, क्योंकि आपके रिज़ल्ट के लिए वो भी कहीं ना कहीं अच्छा फैक्टर होगा। क्योंकि रीजनिंग GK कितना भी कर लीजिएगा ना, इसकी संभावनाएं थोड़ी सी कम रहती है, इसलिए मैथ रीजनिंग के कंपेयर अगर आप कर सकते हैं या आपको रिज़ल्ट सिक्योर चाहिए तो आप मैथ रीजनिंग भी कर ही लीजिएगा। उतना रिस्क नहीं लेना है कि सिर्फ 75 का जो GK और साइंस है इस मिला के मतलब कर लेंगे, तो इससे आपका आप मतलब अटक सकते हैं, ये थोड़ा सा रिस्की काम हो जाएगा। तो इसलिए मैथ रीजनिंग तो कम से कम आसान होती है। मैथ में भी सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ने से मतलब कुछ 4-5 चैप्टर है जिसको कि पढ़ लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा, वो भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे कि आप परसेंटेज देख लीजिए, और उसके बाद जाके
दो तीन है, जैसे नंबर सिस्टम, उससे भी नंबर सिस्टम तो आसान चैप्टर है, लेकिन फिर भी उससे देखिएगा प्रीवियस ईयर में तो 4-5 क्वेश्चन उससे आ रहा है। तो इस तरह से वो आपका काम आसान कर देगा। मैथ रीजनिंग भी करते रहिएगा साथ साथ। तो चलिए ठीक है, फिर अगले क्लास में मिलते हैं।